वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 26 जून 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं पहला क्वेश्चन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में होती है ब्रिक्स के उस समिट के दौरान जो पेरिस में हुई। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर लोकेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना यानी कि रोकना। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो आइए बात करते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हाउ? ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत ही अनयूजुअल है कि इसकी समिट पेरिस में हो। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। तो आप ये गैस कर सकते हैं कि हो सकता है ये ब्रिक्स समिट के दौरान फाउंड ना किया गया हो। बिल्कुल यही सही जवाब होगा। ये ब्रिक्स के दौरान फाउंड नहीं किया गया था, रादर ये G7 की जो समिट पेरिस में हुई थी उस दौरान फाउंड किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट मिल जाएगा। दूसरा, ओईसीडी में ही इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और ये टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है। इट्स गुड। तो ये दो के दोनों करेक्ट हैं। सही आंसर होगा बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, न्यूज़ में इसलिए था, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। G7 समिट के दौरान ये फाउंड किया गया था। 32nd प्लेनरी मीटिंग हुई है यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, EAG की। और जो EAG है वो एसोसिएट मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो देखिए, जो EAG है वो एक रीजनल बॉडी है जिसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। इसकी जो कंट्रीज़ हैं वो हैं इंडिया, मेंबर कंट्रीज़ रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। इनका उद्देश्य ये है कि जो EAG मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करें मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बताया गया है। 1989 में स्टैब्लिश किया गया, OECD के हेडक्वार्टर में लोकेटेड है। ऑब्जेक्टिव ये है कि लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स ऑप्ट किए जाएं टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब किया जाए और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसे, उसकी जो इंटीग्रिटी है उसे मेंटेन किया जाए। 37 मेंबर्स हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया भी इसका एक मेंबर है और इसकी जो मीटिंग है वो साल में 3 बार होती है। जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि गोल्डन लंगूर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मतलब 3 करेक्ट होंगे और 1 इनकरेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक हर्बीवर्स है और फ्रूट्स पर रहता है, जो कि पके और बिना पके भी हो सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड लिस्ट किया गया है। तीसरा, ये एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है जो कि वेस्टर्न घाट के छोटे से रीजन में पाया जाता है। और चौथा, कि जो चक्रशिला है वो इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर इस प्राइमरी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रहा है? हैव अ गेस। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने जवाब सोच लिया है तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में नहीं, रेदर ये वेस्टर्न आसाम की छोटी सी लोकेशन में आपको मिलेगा। वेस्टर्न घाट का रीजन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आपको वेस्टर्न आसाम में मिलता है। बाकी की बातें करेक्ट हैं। हर्बीवर्स है, फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स, बड्स, इन पर ये जिंदा रहता है। मॉइस्ट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इसका एक अच्छा सा घर माना जाता है। जो रिवरीन एरियाज़ हैं, सवानाज हैं आसाम के और कुछ रीजन भूटान के, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। इनके डार्क गोल्डन फर होते हैं, इसीलिए इन्हें गोल्डन लंगूर भी कहा जाता है। अभी ये भी ऑब्जर्व किया गया कि सीजन के साथ साथ इनके फर्स के जो कलर हैं वो भी चेंज होते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड, IUCN की रेड लिस्ट में, अपेंडिक्स 1 में साइट्स के, मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। थ्रेट्स वही हैं कि एक ही बहुत लोकलाइज्ड रीजन में रहते हैं। कोई भी जीव जो कम एरिया में रहता है ना, उसका खतरा हमेशा ज़्यादा रहता है। जो लोग वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो भी जीव वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके ऊपर कम खतरा होता है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अगला क्वेश्चन जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे RBI और प्लानिंग कमीशन ने एक समय में जॉइंटली स्टैब्लिश किया था। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत, जो कि रिसर्च, पॉलिसी एडवोकेसी करता है पब्लिक इकोनॉमिक्स के फील्ड में। कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा गलत आपको लग रहा है? चलिए, जवाब आपने सोच लिया, बात करते हैं। यहां पर देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो इन जनरल आपको करेक्ट लगेगा क्योंकि बहुत ही सामान्य सा स्टेटमेंट है। रिसर्च करना, पॉलिसी एडवोकेसी करना पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए, कुछ गलत लग नहीं रहा, ये सही है। यहाँ पे थोड़ी सी घपलेबाजी है। आपको ऐसी दुविधा हो सकती है कि हो सकता है ये हाल फिलहाल में बना हो और इसमें नीति आयोग हो, तो ऐसा नहीं है। प्लानिंग कमीशन तो है लेकिन RBI नहीं है,
इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट होने का कारण यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, प्लानिंग कमीशन ने और कई सारी स्टेट्स गवर्नमेंट ने मिलकर इसे फाउंड किया था। वहां पर आरबीआई का रोल नहीं था, प्लानिंग कमीशन था। पॉइंट टू बी नोटेड। न्यूज में इसलिए है बिकॉज अभी उर्जित पटेल को इसका चेयरमैन है अपॉइंट किया गया है। इसके पहले विजय लक्ष्मण केलकर जी हुआ करते थे। तो यहां पर 1976 में इसको फाउंड किया गया था। फंक्शंस जो पहले बताए गए, रिसर्च अंडरटेक करना, पॉलिसी एडवोकेसी और पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए कुछ सजेशंस वगैरह देना। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिया ने अभी हाल ही में $750 मिलियन का एक प्लान जो है, प्रोग्राम जो है, उसको साइन किया कोविड-19 के लिए। एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम है ये। तो ये किसके साथ इंडिया ने साइन किया है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको या कौन सा टॉपिक यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको सही लग रहा है? आपने सही जवाब सोच लिया है। लेट मी टेल यू, द करेक्ट आंसर इज बी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के साथ ये प्रोग्राम साइन किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है इंडिया की, लाइक पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, फार्मर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्हें कोविड-19 से बेहतर तरीके से बचाया जा सके। वुमेन, विडो, पीपल विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो इन्हें बचाने के लिए तैयार किया गया है प्रोग्राम, और इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हॉर्स शू क्रैब के बारे में है। आप स्टेटमेंट कंसीडर करिए। पहला स्टेटमेंट यह है कि कैचिंग और किलिंग मतलब पकड़ना और जान से मार देना हॉर्स शू क्रैब को, ये इंडिया में एक अपराध है। दूसरा कि जो हॉर्स शू क्रैब है वो एक मरीन और ब्रैकिश वाटर में रहने वाला एंथ्रोपॉड है। कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? आपने जवाब सोच लिया है। लेट मी टेल यू, बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। दो के दोनों ही सही हैं। ये आपको थोड़ा अनयूजुअल लगेगा कि एक जीव को मारना अपराध बनाया गया है, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही पुराने जीव हैं, 445 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि डायनासोर से भी पहले हुआ करते थे, तो इन्हें बचाए जाने की जिम्मेदारी तो जरूर होनी चाहिए। तो दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड ने पहली बार इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे सेलिब्रेट किया 20 जून को। इनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अनसर्टेन लग रहा है, काफ़ी थ्रेट है इनको। उड़ीसा के कोस्ट पर ये आपको मिल जाएंगे, लार्जेस्ट हैबिटेट यहीं पर है इनका इंडिया में। इसके अतिरिक्त ये बालासोर कोस्ट पे, मतलब यहाँ पर उड़ीसा में हम बात कर रहे हैं, बालासोर कोस्ट पे पाए जाते हैं। ये मरीन और ब्रैकिश वाटर में पाए जाने वाले एंथ्रोपॉड्स हैं। एंथ्रोपॉड्स का मतलब ऐसे जीवों से है जिनके पैर जुड़े होते हैं। एंथ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पॉड्स का मतलब होता है पैर। एंथ्रो ऑयल भी आता है ना जॉइंट्स के पेन के लिए, आपको पता होगा। तो देखिए ये शेड्यूल 4 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। कैचिंग और किलिंग इंडिया में एक ऑफेंस है और ओल्डेस्ट मरीन लिविंग फॉसिल हमें इनका मिला है। अगला जो क्वेश्चन है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में है। कौन रिलीज करता है आपसे पूछा गया है। इस नेचर का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो आप ऐसे प्रश्नों को तैयार रखें। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगर आपने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पढ़ा था तो आप इसका जवाब समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। यह हाल फिलहाल में न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पे फ्रेम किया गया है। सही आंसर अगर आपने सोच लिया है तो सही आंसर है सी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन यूपीएससी ने भी दिया था और वही करेक्ट आंसर जो था वो यूपीएससी के पेपर में भी था। अभी हाल फिलहाल में इंडिया को 128 कंट्रीज में 69th रैंक दी गई है इस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता है। इससे आपको एक हिंट और भी मिल जाता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडेक्स जारी कर रहा है तो आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वो कई सारे पैरामीटर्स पर इस चीज़ को जज करते हैं, जैसे कि जो ऑफिशियल और एजेंट्स हैं गवर्नमेंट के वो रूल ऑफ लॉ के तहत अकाउंटेबल हैं या नहीं हैं, जो लॉज हैं वो क्लियर हैं कि नहीं है, पब्लिसाइज, स्टेबल, फेयर और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं है। तीसरा कि जो लॉज हैं जिन्हें इस तरीके से इनेक्ट किया गया हो जो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, इफिशिएंट हो और फेयर हो, जस्टिस को कॉम्पिटेंट, एथिकल और न्यूट्रल वे में डिलीवर किया जा रहा हो, इन सारे पैरामीटर्स पे वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में आपने जाना। अगला क्वेश्चन कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में है। कुम्हार का मतलब तो आप समझते ही होंगे, वो लोग जो बर्तन बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पॉटर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है, इनिशिएटिव लिया है ताकि जो पॉटर कम्युनिटी है जो बर्तन बनाते हैं कंट्री की रिमोटेस्ट लोकेशन तक उन्हें एम्पावर किया जाए। दूसरा स्टेटमेंट कि इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, पॉटरी किस तरीके से और अच्छे से तैयार की जाए
उसको कैसे मार्केट के साथ लिंक किया जाए, और इसकी जो विजिबिलिटी होगी वो KVIC एग्जीबिशंस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने जवाब सोच लिया, लेट मी टेल यू, पहला वाला यहां पर गलत है और इसका हिंट आपको दूसरे वाले में मिल जाएगा। अगर इसकी जो विजिबिलिटी है वो आपको KVIC एग्जीबिशंस में मिलेगी तो संभव है कि KVIC का ही एक इनिशिएटिव हो, और यही सही चीज़ है। ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का नहीं है, रेदर ये जो इनिशिएटिव है वो KVIC का है, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। चूंकि ये विलेज इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा ना, जो पॉटरी का काम है, बर्तन बनाने का काम है, दैट्स वाई KVIC का ये एक इनिशिएटिव है। ये प्रोग्राम यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार के जो पॉटर्स हैं उन तक पहुंचेगा। उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से या इलेक्ट्रिक चाक के माध्यम से और बेहतर तरीके से इक्विप किया जाएगा। उनकी मार्केट तक जो एक्सेसिबिलिटी है उसे भी इनहेंस किया जाएगा। अगला प्रश्न घड़ियाल के बारे में है। पूछा गया है कि ये बताया गया है कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, न्यूज़ में देखा जाता है, तो ये ग्लोबल लेवल पे कहाँ कहाँ पाया जाता है। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान। इससे ये तो तय है कि इंडिया में पाया जाता है। इंडिया के अलावा कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। जस्ट हैव अ चॉइस, एक ऑप्शन आप चुन लीजिए। तो सही जवाब अगर आपने चुन लिया है तो शी इज द करेक्ट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर भटकने वाली बात है। इंडिया एंड नेपाल, नेपाल के साथ ये इंडिया में भी मिलता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए घड़ियाल पर UPSC पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। वहाँ पर उन्होंने ये पूछा था कि ये कौन से रिवर में मिलता है, और आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे। तो जो घड़ियाल है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है, डीप और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में रहता है, इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। कौन कौन से रिवर्स में इंडिया में मिलता है? गिरवा रिवर, चंबल रिवर, केन रिवर, सोन, महानदी और रामगंगा रिवर। जब UPSC ने पूछा था तो चंबल रिवर जो था वो करेक्ट आंसर था उस समय। नेपाल में ये राप्ती नारायणी रिवर में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN की रेड लिस्ट में, शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको घड़ियाल को देखने को मिलता है। मैपिंग के क्वेश्चन में पॉलिटिकल मैप की बात हुई थी। पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है और कुछ बार पूछा भी गया है। तो सिंपली पता है तो बता सकते हैं, सैंतोस, साओ पोलो, मॉन्टेवीडियो या फिर ब्यूनस आयर्स। सही जवाब सोच लिया है आपने, तो सैंतोस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही कॉमन फैक्ट है, मतलब आपने कई दफ़ा सुना होगा सैंतोस इज द वर्ल्ड कॉफी पोर्ट। तो सैंतोस की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्राज़ील में सिचुएटेड है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है और यहाँ पर सैंतोस पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी सिटी है वो न्यू इंग्लैंड रीजन में नहीं पाई जाती। अब पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि न्यू इंग्लैंड रीजन क्या होता है, अगर आप पॉलिटिकल मैप पढ़ के आए हैं तो। अगर आपको वो आइडिया हो जाएगा तो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपके पास चॉइसेस हैं बॉस्टन, वॉर्सेस्टर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू हैम्पशायर। अपना ऑप्शन चूज करिए। अगर आपने न्यू इंग्लैंड रीजन के बारे में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, नहीं पढ़ा है तो परेशानी वाला हो सकता है। तो सही जवाब बता देता हूँ, सही जवाब है सी, सैन फ्रांसिस्को। न्यू इंग्लैंड रीजन USA का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ मैप में देखिए ये जो पार्ट है ये न्यू इंग्लैंड रीजन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो जो उनकी इनिशियल सिटीज़ थी इंग्लैंड की वो यहीं पर इस्टेब्लिश की गई थी। तो इस पूरे रीजन को न्यू इंग्लैंड रीजन कहा जाता है। यहाँ पर जो आपको सिटीज़ मिलेंगी उन्हें ही न्यू इंग्लैंड रीजन की सिटीज़ कहा जाएगा। तो ये तीनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, बॉस्टन, वॉर्सेस्टर और न्यू हैम्पशायर। जबकि जो सैन फ्रांसिस्को है ये आपको कैलिफोर्निया में मिलेगा। ये कैलिफोर्निया स्टेट है ना, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो। और बिल्कुल यहाँ पर आपको सैन फ्रांसिस्को मिलेगा। तो ये न्यू इंग्लैंड रीजन का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली AIS पे, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। डेडिकेटेड प्रिलिम्स प्रोग्राम जो कि रिसेंटली अब लॉन्च होने वाला है 29 जून से। टाइम टेबल के साथ आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, डेली टेस्ट और टेस्ट सीरीज वीकली बेसिस पे। बाकी आप अलग से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, PSIR और सोशियोलॉजी, आप इसे भी ले सकते हैं। कल के मैपिंग में क्या होमवर्क होगा ये भी बता देता हूँ। कल आप कैरेबियन रीजन जो है, कैरेबियन सी का जो रीजन है उसे तैयार रखिएगा। वहाँ पर आपको कुछ आइलैंड्स मिलेंगे, कुछ सिटीज़ मिलेंगी। तो ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल दोनों वे में उस पूरे रीजन को प्रिपेयर रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन कल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।